नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है, लेकिन दुनिया ने आपको कभी समझा ही नहीं? तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। आज से जो आप सुनने जा रहे हैं, वो एक आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक रास्ता है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग आपको मास्टर कहेंगे। ये वो सफर है जो हर महान इंसान ने तय किया, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, आइंस्टीन हो या कोई आम इंसान जिसने असंभव को संभव बना दिया। मास्टरी सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी जिंदगी बदल देने वाली सोच है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये पूरी ऑडियो बुक अंत तक सुन ली तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हर लाइन, हर कहानी, हर उदाहरण आपके अंदर की छुपी ताकत को जगाएगा। तो एक वादा कीजिए, इसे बीच में मत छोड़िए, इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी शब्द तक इसमें वो आग छुपी है जो आपके सपनों को असलियत बना सकती है। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर उस इंसान के लिए आवाज बनते हैं जो खुद को अकेला, हारा या कमजोर समझता है। यहां हर शब्द आपको याद दिलाएगा आप बने ही थे कुछ बड़ा करने के लिए। तो बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कीजिए और तैयार हो जाइए अपने अंदर के मास्टर को जगाने के लिए, क्योंकि अब शुरू होता है मास्टरी का जादू। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। द लाइफ टास्क। जब भी हम किसी महान इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या खिलाड़ी, तो हम सोचते हैं कि इसके अंदर कोई खास चीज रही होगी, कोई जादुई टैलेंट जिससे ये बाकी सबसे अलग बन गया। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असली कमाल उस इंसान की उस भीतरी आवाज में होता है जो बचपन से उसे किसी एक दिशा में खींचती है। और जब वो इंसान उस आवाज की इज्जत करता है, उसे नजरअंदाज नहीं करता, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगती है जिसे उसका लाइफ का काम कहा जा सकता है। यही बात रॉबर्ट ग्रीन हमें सबसे पहले समझाते हैं। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची को ही देख लीजिए। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब उसने अपने गांव के पास के जंगलों में घंटों बैठकर पेड़, जानवर और पत्थरों को देखना शुरू कर दिया। वो चीजों को सिर्फ देखता नहीं था, बहुत गौर से समझता था। उनकी बनावट, उनका रंग, उनका व्यवहार, हर चीज को। उसे ये सब किसी ने सिखाया नहीं था। उसके अंदर खुद ब खुद एक खिंचाव था प्रकृति की तरफ, जो धीरे धीरे उसे पेंटिंग, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में मास्टरी की तरफ ले गया। लेकिन अगर लियोनार्डो ने अपने आसपास के लोगों की बात मान ली होती, जो कहते थे कि तू वक्त बर्बाद कर रहा है, तो शायद दुनिया को वो कभी वो अद्भुत चित्रकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक ना मिल पाता। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे बचपन से किसी खास दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन अक्सर हम समाज, परिवार या डर के कारण उस रास्ते पर नहीं जाते। हमारी पढ़ाई, नौकरी, जिम्मेदारियां हमें अपनी उस आंतरिक आवाज़ से दूर ले जाती हैं। यही कारण है कि हम कई बार अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि जो काम हमें करना था, जो हमें सच्चा संतोष देता, हम उसे छोड़ चुके होते हैं। ऐसे में रॉबर्ट ग्रीन हमें यह सुझाव नहीं देते कि हम सब कुछ छोड़ दें और जंगल में चले जाएं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना है जो हमारी फितरत से मेल खाती है। उसके लिए हमें अपने बचपन की यादों में झांकना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम था जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता था। कौन सी चीज थी जो हमें दुनिया से काट देती थी, जिसमें हम खो जाते थे। चार्ल्स डार्विन का उदाहरण बहुत अच्छा है। वो जब बच्चा था तो स्कूल में बिल्कुल औसत था। टीचर भी कहते थे कि इससे कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उसे कीड़े मकोड़ों और जानवरों का बहुत शौक था। वो जंगल में घूम घूम कर जानवरों के व्यवहार को नोट करता, पत्थरों की बनावट देखता। बाद में जब वो बिगल नाम के जहाज में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने गया, तब उसने वही बचपन का जुनून इस्तेमाल किया। और फिर वही चार्ल्स डार्विन एक दिन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से का जनक बना। अगर वो भी लोगों की बातों में आकर खुद को बेकार मान लेता, तो विज्ञान की दिशा ही बदलती नहीं। इसीलिए जो कुछ भी हमें अंदर से खींचता है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। यहां एक और नाम आता है, मार्था ग्राहम का।
वो अमेरिका की एक डांसर थी। जब वो छोटी थी तो उसका शरीर पारंपरिक डांस के लिए उपयुक्त नहीं था। लोगों ने कहा कि वो कभी डांसर नहीं बन सकती, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ नया करने की। उसने खुद की स्टाइल इजाद की जो आज मॉडर्न डांस के नाम से जानी जाती है। उसने न सिर्फ खुद को एक्सप्रेस किया, बल्कि हजारों औरतों को सिखाया कि वो अपने शरीर और आत्मा को कैसे पूरी तरह आजाद महसूस कर सकती हैं। इन सब कहानियों में एक ही बात छिपी है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बीज होता है, बस उसे पहचानना होता है। लेकिन ये पहचान तभी आती है जब हम ईमानदारी से खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई वो काम कर रहा हूं जिसे मैं करना चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो फिर समय है कि हम धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी की शुरुआत हमेशा खुद को पहचानने से होती है, और ये पहचान कोई बाहरी नहीं देता, ये हमें अपने अंदर से मिलती है। इसीलिए अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले उस आवाज को सुनिए जो बहुत पहले से आपके अंदर बोल रही है, बस आपने उसे अभी तक सुना नहीं। चैप्टर 2, सबमिट टू रियलिटी, द आइडियल अप्रेंटिसशिप। किसी भी फील्ड में मास्टर बनने का रास्ता सीधे शिखर की ओर नहीं जाता। उसका पहला पड़ाव होता है सीखने की वो प्रक्रिया जिसमें हम खुद को पूरी तरह से झोंक देते हैं। इसे रॉबर्ट ग्रीन अप्रेंटिसशिप कहते हैं, यानी शिष्यकाल। यह वो समय होता है जब हम अपने अंदर के अहंकार को साइड में रखकर खुद को सीखने और गलती करने की आजादी देते हैं। यह आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, और अक्सर ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो छोटे लगते हैं। लेकिन यही दौर असल में हमारी बुनियाद बनाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी यही सिखाती है। जब वो 17 साल का था तो अपने भाई की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। वहां उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते, जैसे टाइपसेट करना, स्याही साफ करना, अखबार बांटना। उस उम्र में जहां कोई भी नौजवान बड़ी बातें करना चाहता है, फ्रैंकलिन ने चुपचाप सब सीखा। वो रात में दूसरों के लिखे लेखों को पढ़ता, उन्हें कॉपी करता, फिर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने भाषा, तर्क और लोगों को समझाने की कला सीखी। आगे चलकर वही लड़का अमेरिका के इतिहास के सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान को यह शिष्यकाल अपनाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। शुरुआत में हमारा दिमाग खाली होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम चीजों को देखकर, करके, गलती करके, सुधार करके सीखते हैं, तब हमारी समझ गहराई से बनती है। यहां एक दिलचस्प उदाहरण हेनरी फोर्ड का भी है। वो जब छोटा था तो उसे मशीनों से बहुत लगाव था। उसने एक वॉचमेकर के पास काम करना शुरू किया। वहां वो सिर्फ घड़ियां नहीं बनाता था, वो हर पुर्जे को ध्यान से देखता था, समझता था कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद उसने कई जगहों पर छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर जगह से उसने कोई ना कोई स्किल सीखी। जब उसने अपना पहला मोटर इंजन तैयार किया, तब तक वो इतना अनुभव पा चुका था कि उसे कोई भी तकनीकी चुनौती डराती नहीं थी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। उसे सालों तक झुककर हर लेवल का काम करके सीखना पड़ा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, सीखना एक प्रोसेस है जिसमें जल्दबाजी नहीं चलती। हमें यह भी समझना होगा कि हर फील्ड की अपनी एक अदृश्य भाषा होती है, जिसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके अंदर लंबे समय तक डूबे रहें। जैसे एक कारीगर अपने औजारों की हर छोटी खटक जानता है, वैसे ही हम अपने फील्ड की गहराई तभी समझ सकते हैं जब हम उस काम में समय बिताएं, उसे अपनाएं। यहां टेम्पल ग्रैंडिन की कहानी भी प्रेरणा देती है। वो ऑटिज्म से जूझ रही थी, लेकिन जानवरों के प्रति उसकी समझ किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने मवेशियों के व्यवहार को इतने ध्यान से देखा कि वो जानवरों की सोच को महसूस करने लगी। उसने कई महीनों तक खेतों और स्लॉटर हाउस में काम किया, किसी से ज्यादा नहीं बोला, बस देखा और समझा। आगे चलकर उसने जानवरों के व्यवहार पर ऐसी मशीनें डिजाइन की जो उन्हें बिना डर और तकलीफ के संभाल सकें। उसका यह काम उसकी मास्टरी का परिणाम था, और उस मास्टरी की जड़ थी गहराई से सीखा गया अनुभव। जब हम सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो कई बार हमारा आत्मसम्मान भी चोट खाता है।
लगता है कि हमें कम आंका जा रहा है या हमसे छोटे काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब हमारा धैर्य और फोकस मजबूत बनता है। अगर हम इस दौर में डटे रहे तो हमारी सोच में वो स्पष्टता आ जाती है जो बाकी लोगों को समझ नहीं आती। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक सलाह देते हैं कि हमें अपनी शुरुआती नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने जूनियर रोल्स को एक अवसर की तरह देखना चाहिए जहां हम अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं। हमें यह तय नहीं करना है कि कौन सा काम छोटा है और कौन बड़ा, बल्कि ये देखना है कि हम क्या सीख सकते हैं। जैसे कोई चाकू को बार बार घिसता है तब जाकर वो धार पकड़ता है, वैसे ही इंसान की बुद्धि और स्किल बार बार के अभ्यास से तेज होती है। इसलिए अगर हम वाकई किसी चीज के मास्टर बनना चाहते हैं तो हमें पहले एक अच्छा शिष्य बनना होगा। और ये शिष्यकाल चाहे जितना भी लंबा और थका देने वाला क्यों ना हो, एक दिन हमें वहां पहुंचा देता है जहां हम सिर्फ काम नहीं करते बल्कि उस काम को महसूस करते हैं, समझते हैं और उसमें अपनी पहचान घोल देते हैं। चैप्टर 3 अब्सॉर्ब द मास्टर्स पावर, द मेंटोर डायनामिक। जब हम अपने जीवन के उस मोड़ पर होते हैं जहां हमें कुछ नया सीखना होता है तो बहुत बार हमें लगता है कि हम अकेले ही सब कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर किसी इंसान को तेजी से और गहराई से किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो पहले उस रास्ते से गुजर चुका हो। यही होता है एक गुरु, एक मेंटर, जिसकी निगरानी में हम वो चीजें सीखते हैं जो अकेले समझना मुश्किल होता। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। पुराने जमाने में ये रिश्ते औपचारिक होते थे, जैसे किसी मूर्तिकार का शिष्य होना या किसी संगीतकार की संगत करना। लेकिन आज भी ऐसे मेंटर मिल सकते हैं जो हमारे रास्ते को रोशनी दे सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें पहचानें और विनम्रता से उनसे सीखने को तैयार हों। एक शानदार उदाहरण है माइकल फैराडे का। वो एक गरीब परिवार से था और स्कूल की पढ़ाई भी अधूरी थी, लेकिन उसमें विज्ञान को लेकर गहरी उत्सुकता थी। वो साइंस की किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और खुद से प्रयोग करने की कोशिश करता। एक दिन उसे मशहूर वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी की एक लेक्चर सीरीज सुनने का मौका मिला। फैराडे ने वो लेक्चर इतने ध्यान से सुने कि बाद में उन्होंने डेवी के लिए अपने हाथ से पूरी लेक्चर नोट्स की कॉपी बनाकर भेज दी। डेवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने फैराडे को अपना सहायक बना लिया। शुरुआत में फैराडे को सिर्फ लेबोरेटरी साफ करने और सामान इकट्ठा करने जैसे काम दिए गए, लेकिन उसने इन्हीं कामों को सीखने का अवसर बनाया। धीरे धीरे डेवी ने उसे प्रयोगों में साथ देना शुरू किया और फैराडे ने अपनी लगन, अनुशासन और सीखने की भूख से खुद को साबित कर दिया। आगे चलकर फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे आविष्कार किए जिनके बिना आज की साइंस अधूरी होती। यहां एक बात ध्यान देने लायक है, अगर फैराडे अपने काम को छोटा समझता या अगर वो अहंकार में आकर खुद को डेवी से बड़ा मानने लगता तो शायद उसे वो ज्ञान और अवसर कभी नहीं मिलते। इसीलिए मेंटर के साथ रिश्ता बहुत सावधानी और समझदारी से निभाना पड़ता है। उसमें आदर, धैर्य और सीखने की तीव्र इच्छा जरूरी है। थॉमस एडिसन का नाम भी इस विषय में आता है। उसने भी कई मेंटर्स के साए में रहकर काम सीखा। वो अपने समय के कई आविष्कारकों से मिला, उनके साथ काम किया, उनके प्रयोगों को समझा, फिर खुद से प्रयोग करने लगा। यही वजह है कि वो एक दिन 1000 से ज्यादा पेटेंट्स का मालिक बना। रॉबर्ट ग्रीन यहां ये भी बताते हैं कि सही मेंटर वही होता है जो हमें चुनौती देता है, हमारी सोच को खींचता है, हमारी गलतियां बताता है, न कि सिर्फ हमें सहारा देता है। एक मेंटर का असली काम होता है हमारी कमजोरियों को उभारना और हमें उस स्तर पर पहुंचाना जहां हम खुद के मास्टर बन सकें। फ्रेडी रोच और बॉक्सर मैनी पकियाओ का रिश्ता इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है। फ्रेडी पकियाओ का कोच बना और उसने उसकी पूरी ट्रेनिंग स्टाइल को बदल दिया। शुरू में पकियाओ को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने भरोसा किया। समय के साथ रोच ने पकियाओ की ताकत और कमजोरी को पहचानकर उसकी टेक्निक को उस स्तर पर पहुंचाया कि वो दुनिया के टॉप बॉक्सर बन गया। पकियाओ खुद कहता है कि वो जो भी बना उसमें रोच का हाथ सबसे बड़ा है। लेकिन यह जरूरी है कि शिष्य खुद में इतनी विनम्रता रखे
कि वो मेंटर की बातों को खुले दिल से सुन सके और साथ ही इतना विवेक भी रखे कि सही गलत का फर्क समझ सके। एक अच्छा मेंटर आपको सब कुछ चम्मच से नहीं खिलाएगा, वो आपको दिशा दिखाएगा, पर चलना आपको खुद होगा। और समय आने पर मेंटर से अलग होना भी जरूरी होता है। जैसे बच्चा माँ बाप से अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू करता है, वैसे ही एक दिन हमें भी मेंटर की छाया से निकलकर खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। यही असल मास्टरी का अगला कदम होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप गहराई से कुछ सीख सकते हैं, तो उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। उस रिश्ते को निभाइए, पूरी विनम्रता से सीखिए और फिर जब समय आए तो खुद उड़ान भरिए। यही मेंटर डायनामिक हमें वहां तक ले जाता है जहां सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव और समझदारी का सही मेल होता है। चैप्टर 4, सी पीपल एज दे आर, सोशल इंटेलिजेंस। किसी भी इंसान को मास्टर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ स्किल्स या नॉलेज नहीं होती, बल्कि लोग होते हैं। लोग जो साथ काम करते हैं, जो जज करते हैं, जो समर्थन भी करते हैं और रोकने वाले भी होते हैं। इसीलिए अगर हमें सच में सफल होना है तो सिर्फ काम की समझ नहीं बल्कि लोगों की भी समझ होनी चाहिए। इसी को रॉबर्ट ग्रीन सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी दूसरों को पढ़ने, समझने और उनसे सही तरीके से जुड़ने की कला। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन सिर्फ इसीलिए विफल हो जाता है क्योंकि वह लोगों को नहीं समझ पाता, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या खुद को सबसे ऊपर समझता है। इसी बात को समझने के लिए रॉबर्ट एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, इग्नाज सेमिलवीस का। सेमिलवीस एक डॉक्टर था जो 19वीं सदी में वियना के अस्पताल में काम करता था। उसने देखा कि अस्पताल में बहुत सी महिलाएं बच्चा पैदा करते समय मर रही थीं। उसने गहराई से अध्ययन किया और पाया कि डॉक्टर जब शवों की जांच करने के बाद सीधे प्रसव कराने जाते हैं तो उनके हाथों से संक्रमण फैलता है। उसने बाकी डॉक्टरों से हाथ धोने की सलाह दी, जो आज हमें सामान्य सी बात लगती है, लेकिन उस समय के डॉक्टरों को यह बात अपमानजनक लगी। उन्हें ये लगा कि सेमलवाइस कह रहा है कि वे गंदे हैं। वो उसकी बातों का विरोध करने लगे और अंततः सेमलवाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी खोज सही थी, लेकिन तरीका गलत। वो दूसरों से अपने जैसे सोचने की उम्मीद कर रहा था। उसने उनके अहंकार, उनके डर, उनकी सोच को समझने की कोशिश नहीं की। नतीजा, उसकी खोज को नजरअंदाज कर दिया गया और कई सालों तक हजारों महिलाएं मरती रहीं। यही होता है जब हम सोशल इंटेलिजेंस नहीं अपनाते। दूसरी तरफ है सीजर रॉड्रिग्स का उदाहरण, जो अमेरिकी एयर फोर्स का पायलट था और जिसने गल्फ वॉर में बिना किसी आधुनिक तकनीक के भी दुश्मनों को हराया। उसकी असली ताकत थी सामने वाले की सोच को भांपना। वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर निर्भर नहीं था, वो अपने दुश्मन के मनोविज्ञान को समझता था। कब वो डरता है, कब हमला करता है, कब घबराता है। यही उसकी सोशल इंटेलिजेंस थी जो उसे बाकी पायलट्स से अलग बनाती थी। रॉबर्ट बताते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसमें हम लोगों को गहराई से महसूस करना सीखते हैं। जैसे कोई इंसान कमरे में घुसते ही माहौल को भांप लेता है कि कौन तनाव में है, कौन जल रहा है, कौन सच्चा है। यह समझ अपने आप नहीं आती, इसे ध्यान और अनुभव से सीखा जाता है। सोशली इंटेलिजेंट लोग हर जगह जल्दी सफल होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, परिवार हो या कोई बिजनेस मीटिंग। वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उनकी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो दिखावा नहीं करते। वो जानते हैं कि लोग सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और नजरों से भी हमें पढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का पहला कदम है दूसरों को वैसे देखना जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसका मतलब है अपनी धारणाओं को हटाना, अपने पूर्वाग्रहों को रोकना और लोगों को खुली नजरों से देखना। जैसे लियोनार्डो डा विंची ने अपने समय में सिर्फ विज्ञान और कला ही नहीं सीखी, बल्कि लोगों को भी गहराई से पढ़ा। उसकी पेंटिंग्स में जो भाव होते हैं वो सिर्फ कला नहीं, इंसानी समझ का भी परिणाम है। उसे लोगों की मुस्कान, उनकी आंखों की भाषा, उनके हाव भाव पढ़ने आते थे। इसीलिए उसकी मोनालिसा आज भी रहस्यमयी लगती है।
अगर हम खुद को मास्टर बनते देखना चाहते हैं तो हमें यह समझना ही होगा कि हमारी दुनिया सिर्फ तर्क और डेटा से नहीं चलती। वो भावनाओं, रिश्तों और लोगों के मनोविज्ञान से भी बनी है। और जो इंसान इस दुनिया को गहराई से समझ लेता है वही असली ताकत हासिल करता है, बिना किसी जोर के, बिना किसी डर के। चैप्टर 5, अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव फेज। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो शुरू में हम बस समझते हैं, दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हमें रचना करनी होती है, कुछ नया सोचना होता है, अपनी सोच को अपने तरीके से फैलाना होता है। इसे रॉबर्ट ग्रीन क्रिएटिव एक्टिव फेज कहते हैं, यानी वो दौर जहां हमारा दिमाग अब सिर्फ कॉपी नहीं करता बल्कि अपने अंदर से कुछ नया पैदा करता है। शुरुआत में जो भी सीखने का दौर होता है वो जरूरी होता है। जैसे कोई बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर वाक्य बनाता है, फिर खुद से कहानियां गढ़ने लगता है। लेकिन अगर वो सिर्फ रटना ही करता रहे तो कभी सोच नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही मास्टरी के सफर में ये क्रिएटिव एक्टिव सा स्टेज सबसे अहम पड़ाव होती है, जहां इंसान वही करता है जो उसे अलग बनाता है। रॉबर्ट ग्रीन इसका एक गजब का उदाहरण देते हैं, वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट का। बचपन से ही उसके पिता ने उसे संगीत सिखाया। उसने हर क्लासिकल म्यूजिक के नियम, तकनीक और रचना को रटा। वो चमत्कारी बालक था, लेकिन उसकी असली प्रतिभा तब सामने आई जब उसने उन नियमों से परे जाकर अपनी खुद की धुनें बनानी शुरू की। उसने पुराने म्यूजिक फॉर्म्स में नए बदलाव किए, नई शैली लाई और संगीत को एक नया आयाम दिया। उसने न सिर्फ मास्टर्स को सीखा बल्कि उन्हें पीछे भी छोड़ दिया। एक और शानदार मिसाल है डार्विन की। शुरू में वो बस प्रकृति का अवलोकन करता था, नोट्स बनाता था, किताबें पढ़ता था। लेकिन जब वो गलापागोस आइलैंड्स पहुंचा तब उसने जो देखा वो बाकी लोगों से अलग तरह से समझा। उसने पक्षियों की चोंचों को नोट किया, उनके रहन सहन को जोड़ा और एक नई थ्योरी बना दी, एवोल्यूशन की। ये सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं हुआ, ये उसकी अपनी सोच, अपनी समझ और खुद के अनुभव से निकली एक क्रांतिकारी खोज थी। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि क्रिएटिव एक्टिव फेज में हम पुराने ज्ञान को तोड़ते हैं, नया ढांचा बनाते हैं और अपनी शैली खोजते हैं। यह काम आसान नहीं होता क्योंकि इसमें डर लगता है कि कहीं हम गलत ना हो, लोग मजाक ना उड़ाएं। लेकिन यही वो रास्ता है जहां हम खुद की खोज करते हैं। एक कलाकार जैक्सन पॉलॉक का उदाहरण लीजिए। उसने पेंटिंग के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर पेंट को कैनवास पर फेंकना शुरू कर दिया, ड्रिप पेंटिंग का स्टाइल निकाला। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी इस अलग सोच ने उसे एक लेजेंड बना दिया। इस फेज में सबसे जरूरी होता है प्रयोग करना, रिस्क लेना, गलती करना। क्योंकि जब तक हम गलत नहीं होंगे तब तक कुछ नया नहीं सीखेंगे। बहुत बार हमारा दिमाग हमें एक ही दिशा में सोचने की आदत डाल देता है, जिसे रॉबर्ट ट्यूनल विजन कहते हैं। लेकिन क्रिएटिव एक्टिव माइंड हर दिशा में सोचता है, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, हर एंगल से। थॉमस एडिसन भी ऐसे ही सोचते थे। जब वो बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने हजारों प्रयोग किए, बार बार फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने एक नई चीज सीखी। यही कारण था कि वो एक दिन उस मुकाम पर पहुंचे जहां दुनिया उन्हें इन्वेंटर ऑफ लाइट कहने लगी। लेकिन क्रिएटिव एक्टिव फेज में एक बात और जरूरी है, धैर्य। ये कोई एक रात में आने वाला जादू नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक अनुभव से दूसरी सीख तक। और जितना गहरा अनुभव होता है उतनी गहरी रचना निकलती है। लियोनार्डो दा विंची को देखिए, वो एक पेंटर ही नहीं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, विचारक और लेखक भी था। उसकी सोच में कोई सीमा नहीं थी। वो हर चीज को सवाल की तरह देखता था कि क्यों पंखुड़ी ऐसे खुलती है, क्यों पानी इस दिशा में बहता है। उसका दिमाग लगातार रचना में लगा रहता था और यही वजह थी कि उसकी बनाई हुई स्केचेस आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। तो अगर हम मास्टरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी अपने अंदर उस दिमाग को जगाना होगा जो हर दिशा में सोच सके, जो सिर्फ सीखा हुआ दोहराए नहीं बल्कि उसमें कुछ नया जोड़ दे। हमें खुद की सोच पर भरोसा करना होगा, गलतियों से डरना नहीं और अपने काम को प्रयोगशाला बना देना होगा। क्योंकि असली मास्टर वही होता है जो दूसरों का अनुकरण नहीं करता
बल्कि अपनी पहचान खुद बनाता है, अपने काम, अपनी सोच और अपने अनुभव से। चैप्टर 6, फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। मास्टर, जब कोई इंसान किसी भी हुनर में इतना गहरा उतर जाता है कि उसका दिमाग बिना ज्यादा सोचे खुद ब खुद सही फैसले लेने लगता है, तब वो मास्टर कहलाता है। ये वो स्टेज होती है जहां इंसान के अंदर का अनुभव, अभ्यास और सोच एक साथ मिल जाते हैं, और वो जो करता है उसमें एक सहजता आ जाती है। उसे जबरदस्ती सोचना नहीं पड़ता, उसका शरीर और दिमाग खुद ब खुद उस काम में बहने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस स्टेज को मास्टरी कहते हैं, जहां इंसान तर्क और अंतर्ज्ञान को एक साथ जोड़ देता है। तर्क यानी वो जो हमने सीखा, जो नियमों के आधार पर है, और अंतर्ज्ञान यानी वो जो हमें अंदर से महसूस होता है, बिना सोचे समझ में आ जाता है। इस बात को समझने के लिए रॉबर्ट एक बेहतरीन मिसाल देते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन सिर्फ गणित और लॉजिक से भरा हुआ दिमाग था, लेकिन खुद आइंस्टाइन ने कहा था कि उसकी सबसे बड़ी खोजें तर्क से नहीं, कल्पना से आईं। उसने अपने मन में एक लड़के की तरह कल्पना की, अगर मैं रोशनी की किरण के साथ साथ दौड़ूं तो क्या होगा। और वहीं से आइंस्टीन के दिमाग में वो विचार आया जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। लेकिन यह कल्पना ऐसे ही नहीं आई थी। ये उसके सालों के अध्ययन, गणित, भौतिकी, सोच और प्रयोग का नतीजा थी। यानी तर्क और कल्पना का मेल, यही मास्टरी की असली पहचान है। रॉबर्ट बताते हैं कि हर मास्टर के भीतर ये दो ताकतें होती हैं। एक है उसकी विश्लेषण करने की शक्ति यानी लॉजिक, और दूसरी है उसकी अनुभूति, जो समय, अनुभव और लगातार अभ्यास से पैदा होती है। जब ये दोनों एकजुट हो जाते हैं तो इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वह जो करता है वो बाकी लोगों से कई कदम आगे होता है। माइकल फैराडे का उदाहरण लीजिए। एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का, जिसने विज्ञान की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो दिन रात प्रयोग करता, अपने अनुभवों से सीखता, और धीरे धीरे वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज कर दी। उसने वो चीजें देखी जो बाकियों की आंखों से छुपी रहीं, क्योंकि उसने विज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया था। एक और शानदार उदाहरण है फ्रेडी रोच का, जो एक समय पर बॉक्सर था, लेकिन बाद में एक बेहतरीन बॉक्सिंग कोच बन गया। उसने अपने अनुभव से जाना कि एक मुक्का किस दिशा से आ रहा है, विरोधी कब थक रहा है, कब डर रहा है। ये सब वो बिना ज्यादा सोचे समझ जाता था। यही अंतर्ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने अपने शागिर्दों को भी ये सिखाया, सिर्फ पंच मारना मत सीखो, सामने वाले के दिमाग को भी पढ़ो। मास्टरी का मतलब है कि अब हम किसी भी काम में इतने माहिर हो जाएं कि वो हमारे शरीर और आत्मा का हिस्सा बन जाए। जैसे एक संगीतकार को यह सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा नोट बजाना है, उसकी उंगलियां खुद चलती हैं। जैसे एक पेंटर को ब्रश कहां चलाना है, यह बिना सोचे समझ में आ जाता है। और यह सब तब होता है जब हम लगातार सालों तक उस कला में डूबे रहते हैं। रॉबर्ट एक और गहरा उदाहरण देते हैं, लियोनार्डो दा विंची का। वो कभी एक पेंटर होता, कभी इंजीनियर, कभी एनाटॉमी का अध्ययन करता, लेकिन उसके लिए ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी थीं। वो जब शरीर की रचना को समझता था तो उसका फायदा पेंटिंग में होता था। जब वो पानी के बहाव को देखता तो मशीनें डिजाइन करता। उसका दिमाग एक जगह नहीं रुकता था, और इसीलिए उसकी सोच आम इंसानों से कहीं ज्यादा बहुआयामी हो गई थी। ये ही अर्सकूश, यही मास्टरी है, जब इंसान हर चीज को जोड़कर गहराई से देखने लगता है। मास्टरी पाने के लिए हमें खुद को समझना होता है कि हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है, हमें क्या करने में सुकून मिलता है, और हम किस चीज में घंटों खो सकते हैं, और फिर उसी दिशा में बिना थके लगातार चलते जाना होता है। बीच में कई बार थकावट आएगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हर अनुभव हमारे अंतर्ज्ञान को गहरा बनाता है। रॉबर्ट अंत में कहते हैं, मास्टरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है, जहां हम अपने काम के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हम खुद उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वो मुकाम है जहां इंसान सच्चे अर्थों में खुद को पहचानता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, सिर्फ अपने हुनर की गहराई में। चैप्टर 7, पुश बियॉन्ड द लिमिट्स, द हिडन फोर्स।
जब कोई इंसान मास्टरी की हालत तक पहुंच जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जादू तो उसके बाद शुरू होता है। मास्टर्स कभी रुकते नहीं हैं। वो लगातार खुद को धकेलते हैं, अपनी सीमा से आगे, अपने डर से आगे, अपने आराम से आगे। यही हिडन फोर्स है, एक छुपी हुई ताकत जो हमें खुद भी नहीं पता होती। लेकिन जब हम उसे छूते हैं तो हमारी सोच, हमारी रचनात्मकता और हमारी क्षमता का स्तर बदल जाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक निश्चित मुकाम तक पहुंचते ही रुक जाते हैं। जैसे ही उन्हें में लगता है कि अब उन्हें सब कुछ आ गया, वो आराम की तलाश करने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे मास्टर होते हैं वो कभी खुद को पूरा नहीं मानते। वो अंदर से जानते हैं कि उनके अंदर और भी गहराई है और वो खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बात को समझने के लिए रॉबर्ट एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं, टेम्पल ग्रैंडिन का। टेम्पल ऑटिज्म से ग्रसित थी, लेकिन उसने अपने इस अलग अनुभव को एक ताकत बना लिया। उसने जानवरों की सोच को समझा, क्योंकि उसका दिमाग एक अलग तरह से सोचता था, एक विजुअल सोच। मवेशियों के लिए स्लॉटर हाउस में ऐसी मशीनें डिजाइन की जो उन्हें डराए नहीं बल्कि शांत रखें। उसके काम ने पूरी इंडस्ट्री को बदल डाला। अगर वो अपने हालातों को कमजोरी मानती तो शायद कभी इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाती। लेकिन उसने अपने अंदर छुपी ताकत को खोजा और वहीं से उसका असली मास्टरी फूटकर बाहर आया। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ये छुपी ताकत होती है, लेकिन वो तभी बाहर आती है जब हम असुविधा में जाते हैं, जब हम अपनी सीमाओं से लड़ते हैं, जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूं? इग्नात सेमलवाइस का किस्सा याद कीजिए। वो एक डॉक्टर था जिसने 1800 के दशक में पाया कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन से पहले हाथ धो लें तो महिलाओं की मृत्यु दर अस्पताल में काफी कम हो सकती है। उस समय ये बात सुनने को भी लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने उसका विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सेममेलवाइस ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव, अपनी रिसर्च और अपने विश्वास के बल पर लोगों की जिंदगियां बदली। उसे अंत में दुनिया ने अपनाया, लेकिन उसके संघर्ष ने मास्टरी की असली कीमत दिखा दी। अकेलापन, विरोध और दर्द। लेकिन सच्चे मास्टर डरते नहीं। उन्हें पता है कि डर, असहजता और विरोध यही वो दरवाजे हैं जिनके पार उनकी अगली ऊंचाई छुपी है। रॉबर्ट एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं, संटियागो कालात्रावा का, जो एक आर्किटेक्ट था, लेकिन उसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और आर्ट दोनों में था। जब वो ब्रिज बनाता तो वो उसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं मानता, बल्कि उसे एक मूर्ति कला, एक कला की तरह डिजाइन करता। उसकी सोच तकनीक और कला दोनों को जोड़ती थी। यही वजह थी कि उसकी डिजाइनें दुनिया भर में अलग पहचान बना सकी। उसने अपने हुनर की सीमाओं को तोड़ा और वहां पहुंचा जहां दोनों दुनियाओं का मेल होता है। सीमा के उस पार जाने का मतलब है असंभव को छूने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सफल होंगे, पर उस कोशिश में हम वो कुछ पा लेते हैं जो आराम से बैठने वाले लोग कभी नहीं पा सकते। रॉबर्ट कहते हैं कि इस फेज में इंसान का संबंध अब सिर्फ काम से नहीं होता, वो उस काम का हिस्सा बन जाता है। वो जो बना रहा होता है उसमें उसकी आत्मा बस जाती है। उसकी हर रचना में उसकी सोच, उसकी तकलीफ, उसका जुनून छुपा होता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान खुद को भूल जाता है और एक ऐसे प्रवाह में चला जाता है जहां वो सबसे अधिक जीवित महसूस करता है। जब आप भी अपने काम में इस तरह पूरी तरह से डूब जाते हैं, जब समय का एहसास मिट जाता है, जब थकान महसूस नहीं होती, जब आपको सिर्फ वो काम दिखता है और कुछ नहीं, तब समझ लीजिए कि आपने मास्टरी की वो स्टेज छू ली है जहां अब आप अपनी छुपी हुई ताकत से काम कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि मास्टरी का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर चुनौती, हर असुविधा एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। अगर हम हिम्मत करें, अगर हम अपने डर को पार करें, तो हमारे अंदर की ये हिडन फोर्स हमें वहां ले जा सकती है जहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। अब जब हम इस सफर के आखिर में पहुंचे हैं, तो एक चीज साफ दिखती है, मास्टरी कोई जादू नहीं है। ये किसी एक रात में नहीं होती और ये किसी खास इंसान के बस की ही चीज नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो अपने अंदर झांकने को तैयार है, जो खुद को पहचानना चाहता है,
जो बार बार गिरने और फिर उठने की हिम्मत रखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक मास्टर छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। कभी समाज के डर से, कभी हालात के दबाव से, कभी अपनी ही सोच से। लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज को सुने, उस काम को पकड़ें जिसमें आप खो सकते हैं और उसे छोड़े नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो यकीन मानिए आप भी उस सफर पर निकल सकते हैं जहां मास्टरी आपका इंतजार कर रही है। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, नेता, लेखक, खिलाड़ी, उन्होंने इस सफर को शुरू किया था एक आम इंसान की तरह। लेकिन उन्हें खास बनाया उनके फैसले, उनका अभ्यास, उनका जुनून और उनकी जिद। उन्होंने अपने काम को पूजा की तरह किया, बार बार खुद को निखारा, अकेलेपन और दर्द से गुजरे, लेकिन कभी रुके नहीं। और यहीं से पैदा हुई उनकी मास्टरी। मास्टरी का मतलब है अपनी पूरी चेतना, अपना समय और अपनी आत्मा किसी एक उद्देश्य में झोंक देना। एक ऐसा रास्ता जिसमें रुकावटें हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको खुद पर शक होगा, लेकिन अगर आप चलते रहे तो एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग कहेंगे वो मास्टर है। लेकिन उस दिन आपको पता होगा कि असली इनाम तालियां नहीं, पैसा नहीं, शोहरत नहीं। असली इनाम वो संतोष है जो तब आता है जब आप जान जाते हैं कि आपने अपने जीवन की सबसे ऊंची क्षमता को जिया है। आपने खुद को छोटा नहीं होने दिया, आपने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, और इसी का नाम है मास्टरी। अगर आपको ये ऑडियो बुक प्रेरणादायक लगी हो तो इस चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों को आसान भाषा में लेकर आते हैं, ताकि आप सुनें, समझें और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी को यही रास्ता दिखा दे जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। याद रखिए, आप भी मास्टरी के हकदार हैं, बस शुरुआत आपको करनी है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद और सुनते रहिए ऑडियो बुक प्रकाश।